हम लग्न के ही ऊपर तुम्हें चर्चा दे रहे हैं। लग्न का सिद्धांत समझ लेना है। फिर एक चीज़ और समझना है कि कोई किसी का मित्र कब कैसे निर्णीत होता है, कैसे निर्णय लिया जाए कि कोई किसी का मित्र है और कोई किसी का शत्रु है। जैसे किसी की पति-पत्नी में लड़ाई होती रहती है, तो क्यों होती रहती है? उसका सूत्र भी यहाँ समझ में आएगा। लग्न का एक प्रभाव रहता है हमेशा, दशम भाव से हमेशा जोड़ रहता है। जो लग्नेश होता है उसका केंद्रीय संबंध बना रहता है, क्योंकि लग्न केंद्र ही है। जब भी कोई ग्रह दशम भाव में बैठता है तो उसका केंद्रीय प्रभाव लग्न पर अवश्य पड़ता है। ये मेथड है। यद्यपि उस ग्रह की दृष्टि प्रचलित नियमों के अनुसार लगन पर नहीं पड़ रही होती है, तब भी लग्न पर केंद्रीय प्रभाव पड़ता है। ये दिमाग में घुसेड़ लेना। ठीक है। इसी कारण से जब दशम भाव में बृहस्पति आदि शुभ ग्रह बलवान होकर बैठे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लग्न को बल प्राप्त हो जाता है। जो भी दशम में बैठेगा बल प्राप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप होता क्या है? मनुष्य की आयु, धन, संपत्ति, सम्मान, इन सब में बढ़ोतरी होती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो योग है वो बड़प्पन देता है। हुँ? अब लग्न से प्रेम और विरोध का विचार करना सीखें हम। किसी से दोस्ती करना है तो पहले हमें ये देखना है कि वो दोस्त बनने के योग्य है। क्या हमारी कुंडली उसकी गवाही देती है? किसी से दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी? इसको हम एक सिद्धांत के अनुसार लग्न के द्वारा समझेंगे। इसके लिए पहले कह चुके हैं कि एक तो लग्न, दूसरा लग्नेश, तीसरा चंद्र लग्न और चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्न और सूर्य लग्नेश। ये 3 बातें नहीं भूलना है। तीनों अगर सटीक हैं, तो व्यक्ति का किसी के साथ मैत्री संबंध संपन्न रहता है आजीवन। तो लग्न लग्नेश से जो ग्रह लग्न, ये लग्न है, ये पंचम है, ये नवम है। लग्न से पंचम, नवम जो ग्रह बैठेगा उससे मित्रता रहेगी, और लग्नेश से भी पंचम, नवम जो ग्रह बैठेगा उससे मित्रता रहती है। उदाहरण लेंगे अभी हम। तो प्रेम और इसका भाव हम इसे समझते हैं अभी एक कुंडली बना करके। और जो लग्न से छठे, आठवें आदि भाव होगा उससे शत्रुता रहती है, और 12वें घर से जो संबंध होगा उससे शत्रुता रहती है। मान लो किसी व्यक्ति का वृष लग्न है, हमने यहाँ वृष लग्न लगाया। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। अब यहाँ हमें देखना है, और अच्छे से समझ जाओगे। वृष लग्न हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, पंचम भाव, यहाँ पर जो ग्रह यहाँ का मालिक है वो बुध है। वो बुध अगर किसी की राशि का मित्र है, बुध राशि का मित्र है माने कन्या मिथुन, तो उसकी इसके साथ वृष लग्न वाले के साथ, वृष राशि वाले के साथ दोस्ती हो जाएगी, हमेशा बनी रहेगी। या फिर यहाँ के स्वामी, नवम भाव के स्वामी के साथ दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन जो छठे घर, चूंकि लग्न तो यहाँ पर शुक्र है और ये भी शुक्र है स्वामी,
तो छठे घर का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है, उसके साथ उसकी दोस्ती नहीं रहेगी। अब यहाँ हम शुक्र को ले लेंगे। जहाँ भी शुक्र बैठा है, हम यहाँ कहीं पर शुक्र बिठा देंगे। मान लो वृष लग्न की कुंडली है किसी स्त्री की, ठीक है? तो वहाँ का जो सप्तम भाव का स्वामी हो गया, वो हो गया मंगल। ये इसकी स्त्री हो गई, मंगल इसकी स्त्री हो गई। अब मंगल को देखना है। दूसरा, स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति के सुख का कारक होता है। तो एक मंगल से देखना है, दूसरा बृहस्पति से देखना है। जो मंगल और बृहस्पति से पंचम नवम बैठे होंगे, उस व्यक्ति से इसकी मित्रता होगी। और अगर छठे, 8वें, 12वें हिसाब से देखेंगे तो दुश्मनी होगी। ठीक है? अब इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ का स्वामी मंगल हो गया। मंगल यहाँ बैठा है। पेन देना मुझे, पेन चल नहीं रहा। जहां भी मंगल बैठा होगा, मान लो मंगल यहां बैठा है, तो एक तो मंगल से विचार किया जाएगा। अब इस मंगल से तुम्हें देखना है पंचम घर, 1 2 3 4 5। अब चूंकि यहां मंगल बुध की दुश्मनी रहती है, लेकिन इस अवस्था में मंगल की दोस्ती बन जाती है बुध से। उसी तरह गुरु से यहां से जो छठे होगा, यहां मित्र है, मंगल का चंद्रमा मित्र है, लेकिन यहां पर शत्रु भाव आ जाएगा। तो जो जैसे सप्तम का मालिक मंगल हो गया, तो मंगल से जो पंचम नवम होगा, उससे उसकी मित्रता रह सकती है। लेकिन मंगल से 12वें, मंगल से छठे, मंगल से 8वें जो ग्रह होगा, उससे उसकी विचारधाराएं नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया पूछ लो, अगर नहीं आया तो। इसी तरह बृहस्पति, नंबर 2 बृहस्पति, बृहस्पति यहां बैठा है, तो बृहस्पति से जो पंचम घर में बैठा होगा, वो ग्रह मित्र होगा। जैसे तुम्हारा लग्न है, क्या है? धनु लग्न है। तो धनु लग्न के हिसाब से अगर तुम्हारी कुंडली में सप्तम भाव का बुध, बुध से पंचम घर में, बुध से पंचम घर में यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे, तो तुम्हारे साथ दोस्ती उसकी हो सकती है, मित्रता हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। उसका पंचमेश तुम्हारा लग्नेश बन जाए, उसका पंचमेश तुम्हारा चंद्र लग्नेश बन जाए या सूर्य लग्नेश बन जाए, तो तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। एक ये विधान है मित्रता का। मंगल और गुरु से छठे, 8वें, द्वादश भाव में हो अगर तुम्हारे राशि का मालिक, तो वो दुश्मनी बन जाएगी। क्या समझ में आया? चलो, अब लग्न में अग्नि का प्रभाव होता है। लग्न में अग्नि का प्रभाव होता है, पंचम में, नवम में भी अग्नि का प्रभाव होता है। नहीं, ये मूल त्रिकोण भी है ना। तो जैसे कालपुरुष के कुंडली में देखोगे, तो यहाँ मेष राशि आती है, तो मेष राशि अग्नि तत्व हो गया।
वैसे लग्न में हमेशा अग्नि प्रभाव रहता है, अग्नि क्षेत्र तत्व है। पंचम भाव भी अग्नि तत्व है, नवम भाव भी अग्नि तत्व है। लग्न पंचम और नवम ये आग्नेय अर्थात अग्नि के द्योतक भाव है। लग्न में कोई अग्नि द्योतक ग्रह है, कौन से ग्रह होते हैं अग्नि द्योतक? सूर्य, मंगल और केतु, ये अग्नि द्योतक ग्रह हैं। तो लग्न में कोई अग्नि द्योतक ग्रह पड़े हो, सूर्य, मंगल, केतु, तो लग्न अग्नि रूप ही माना जाएगा, चाहे वो लग्नेश नैसर्गिक जलीय ग्रह चंद्रमा ही क्यों ना हो। लग्नेश चाहे वो कर्क राशि ही क्यों ना हो, हाँ, पर अगर सूर्य, मंगल, केतु आ गए तो अग्नि रूप ही माना जाएगा, बेशक वहां कर्क लग्न है। कहने का अभिप्राय समझे? जो भी यहां पर बैठ जाएगा वो अग्नि देवतक है, तो अग्नि देवतक वो बन जाएगा। मान लीजिए कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न क्या है? वायु। अब वहां अग्नि तत्व वाला ग्रह बैठ जाए तो वो वायु अग्नि तत्व ही हो जाएगा। सूर्य, मंगल और केतु ये अग्नि तत्व हैं। और यदि वहां पर अग्नि तत्व है, जैसे 5 सिंह राशि, मेष या 9, लेकिन वहां जल ग्रह बैठ गया तो वो जलीय काम करेगा। समझो इसको। तो जिस भाव में स्थित होगा उस भाव को ये हम समझते हैं कि लग्नेश नैसर्गिक जलीय ग्रह चंद्रमा ही क्यों ना हो, ऐसा लग्नेश जिस भाव में स्थित होगा उसको अग्नि द्योतक ही माना जाएगा। माने चंद्रमा भी अग्नि द्योतक हो जाएगा। जब यहाँ अग्नि द्योतक ग्रह बैठ जाएगा तो ये शुक्र है, ये पृथ्वी तत्व है, लेकिन यहाँ पर अगर केतु बैठ जाए तो अग्नि तत्व वाला ग्रह हो गया। अब शुक्र पृथ्वी तत्व है, लेकिन वो जहां भी बैठा होगा, चाहे जल तत्व में बैठा हो, लेकिन वो अग्नि तत्व ग्रह उस राशि को भी अग्नि तत्व की तरफ बना देगा। कहने का अभिप्राय ये है। यदि लग्न में सूर्य, मंगल, बुध और लग्न का स्वामी चंद्रमा पंचम में नीच राशि का हो तो मनुष्य के पेट में अग्नि तत्व ज्यादा हो जाता है। अब जन्म संबंधी बातों के बारे में इसी तरह समझ लेते हैं। लग्न का भाव समझ गए हो, आगे अब हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर के चलने वाले हैं। लग्नेश और चंद्रमा और चंद्र अधिष्ठित राशि के स्वामी जो भी होंगे, लग्नेश लग्न और लग्नेश, चंद्रमा और चंद्र लग्नेश, चंद्राधिष्ठित राशि के स्वामी, सूर्य तथा सूर्य अधिष्ठित राशि के स्वामी, इनमें से यदि किसी के ग्रह इनमें बैठे हैं, जैसे कर्क लग्न है ना, या कर्क लग्न चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ कोई शुभ ग्रह ब्राह्मण ग्रह बैठ गया तो ब्राह्मण कर्म करने वाला होगा। शूद्र ग्रह कौन से हैं वो तुम्हें मालूम है, राहु, शनि, इन सबको शूद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। सूर्य मंगल क्षत्रिय संज्ञा दी गई है। अधिकांश ग्रह अगर इन लग्नों में सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न में अधिकांश ग्रह अगर ब्राह्मणोचित बैठे हैं तो अक्सर वो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए होता है। जब किसी की कुंडली देखो तो उसमें ये आइडिया लगाओ कि ये ब्राह्मण होगा, ऐसे क्षत्रिय होगा। ऐसे जो ग्रह ज्यादा बैठे हों लग्नेश के साथ, जैसे ब्राह्मण बैठे हैं लग्नेश के साथ, तो ब्राह्मण ही होगा या ब्राह्मण वाले कर्म करता होगा। चंद्र लग्न
चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, सूर्य लग्न के साथ यदि ब्राह्मण ग्रह बैठे हैं तो, शूद्र ग्रह बैठे हैं तो उसी हिसाब से अलग-अलग अनुमान किया जाता है। अधिकांश ग्रह क्षत्रिय ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल का प्रभाव हो तो मनुष्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है। ये समझना। चारों में से कोई एक के साथ भी चंद्र लग ज़्यादा बैठ जाएँ तो। अधिकांश ग्रह अगर वैश्य ग्रह बैठे हैं, बुध, चंद्रमा का प्रभाव यदि है, ये वैश्य होते हैं, बुध और चंद्रमा। शुक्र और गुरु ब्राह्मण हैं, ठीक है? लग्नेश के साथ शुक्र और गुरु निकट हों, पास बैठे हों तो ब्राह्मणोचित कर्म और ब्राह्मण ही संभव है। ये आइडिया लगा सकते हो कि ब्राह्मण है। ये छोटे-छोटे सूत्र बहुत काम करते हैं। तो जैसे चंद्रमा है और बुध है, ये व्यापार कुशल है, तो इससे व्यक्ति वैश्य कुल में अधिकतर जन्म लेता है, ऐसा आइडिया लगाना होता है। अधिकांश ग्रह शनि का प्रभाव हो तो शूद्र कुल में जन्म होता है। अधिकांश ग्रह राहु और बुध केतु राहु और केतु से संबंधित हो तो गैर हिंदू जातियों में, इस्लामिक या कोई अन्य जातियां जो हिंदू नहीं हैं, उनमें राहु केतु से अधिष्ठित यदि राशि है तो वो ऐसा होगा। जैसे कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न पर ध्यान से देखो कि लग्नेश के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। फिर लग्नेश जहां बैठा है उसका स्वामी मंगल, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? तो उसमें ब्राह्मणत्व के ज्यादातर गुण पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारे लग्न है, तुम्हारा लग्न का स्वामी कौन है? बृहस्पति है। ऑलरेडी बृहस्पति स्वामी है, अब उसके साथ शुक्र कोई तालमेल करता हो तो ब्राह्मणोचित कर्म। बृहस्पति तुम्हारा बैठा है चौथे घर में, कहाँ? चौथे घर में बैठा हुआ है और अपनी ही मीन राशि में बैठा हुआ है। और मेरे ख्याल बुध शुक्र ये सब इकट्ठे बैठे होंगे, अष्टम में बैठे हुए हैं। तो शुक्र का प्रभाव, केंद्र का प्रभाव, केंद्रीय जो है वो प्रभाव शुक्र का बृहस्पति पर पड़ेगा। तो ज़्यादातर ग्रह बन गए ब्राह्मणत्व वाले, तो ब्राह्मण कर्म करने वाले बन गए। उदाहरण के लिए तो गुरु जो बैठा है उसको केंद्राधिपति दोष लगा है? नहीं बैठा, नहीं लगा है, क्योंकि लग्न का स्वामी है। अगर लग्न का स्वामी ना होता तो केंद्राधिपति दोष लग जाता। वो बढ़िया है, मजबूत है, सुख में बैठा हुआ, सुख भाव। जिस घर में जहाँ जो घर बनाकर रहोगे वो घर में मंदिर जरूर होगा, धर्म जरूर होगा, कर्म जरूर होगा, यज्ञ जरूर होगा। जिस घर में रहोगे वेद, पुराण, कथा, भागवत, कोई ना कोई ग्रंथ जरूर वहाँ रखा होगा। और ज़्यादातर मंदिर, धर्मशाला और अधिकतर आश्रम इत्यादि में तुम्हारा रहना होगा। ये होता है। इसको साइलेंट कर दो। तो ये हो गई हमारी लग्न से संबंधित कुछ जातिवादिता की बात चर्चा हो गई है और कुछ बात हो गई है लग्न अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व इत्यादि की बात हो गई। और बाकी लग्न से व्यक्ति की मित्रता किसके साथ हो सकती है? भाई तुम्हारा लग्न का स्वामी बृहस्पति है और तुम्हारी कुंडली में जो सप्तम भाव में है वो है बुध। अब बुध यदि तुम्हारी कुंडली में पंचम में बैठ जाए तो समझो तुम्हारे मित्र होगी, वो जीवन संगनी, बढ़िया है। लेकिन वही बुध तुम्हारी कुंडली में छठे बैठ जाए, आठवें बैठ जाए, 12वें बैठ जाए तो तुम्हारी उसकी दुश्मनी रहेगी। ये प्रकरण तुम्हें समझ में आ गया, ठीक? अब हम चलते हैं लग्न में कारकत्व के बाद समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ एक लग्न बना लेना है, मेष लग्न।
इसको हम मिटा देंगे। अब इसको हम समझेंगे कि इसमें कारकत्व कैसे है, और बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन समझाने में यदि हम सफल हुए तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो मेष लग्न है मान लो किसी का, और मेष लग्न में कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा ग्रह मारक होगा। मेष लग्न के लिए कौन सा ग्रह मित्र होगा, कौन सा ग्रह शत्रु होगा, है ना टॉपिक समझने वाला। तो मेष लग्न के लिए हम पहले एक लग्न ले लेते हैं मेष, और इसको बहुत तरीके से तुम्हें समझना होगा। ये हो गया मेष लग्न। गड़बड़ हो जाता है लिखने में हमको। अब यहां पर देखना मेष लग्न वालों के लिए ये अग्नि तत्वीय है। अब इस व्यक्ति में मंगल के गुण ज्यादा होंगे, क्योंकि मंगल स्वामी है। ये मंगल काम काज में ऊर्जावान होगा, कुछ क्रोधी प्रकृति का होगा। मंगल क्रोधी है, चूंकि मंगल यहाँ पर लग्नाधिपति तथा अष्टमाधिपति 8वें घर का स्वामी है और लग्न का स्वामी है, दोनों है। इसलिए मंगल पर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, अगर अच्छे ग्रह हैं तो अच्छा और बुरे हैं तो बुरा। उन ग्रहों की प्रकृति, स्वभाव, तत्व आदि द्वारा मनुष्य की मृत्यु का भी बोध किया जाता है, क्योंकि मंगल मृत्यु घर का स्वामी भी है। मंगल का एक साथ दो आयु द्योतक घरों का स्वामी बन जाना मंगल को आयु के संबंध में विशेष महत्व प्रदान करता है। लग्न भी आयु है और ये मृत्यु घर है, दोनों जगहों का मालिक बन गया मंगल। अगर मंगल यहां बलवान हुआ तो आयु दीर्घ बड़ी हो जाएगी, और मंगल अगर निर्बल हो गया यहां पर तो आयु डाउन हो जाएगी। निर्बल मंगल यहां हो जाएगा, और मंगल के शत्रु ग्रह यदि बैठ गए साथ में तो मंगल निर्बल हो जाएगा। ठीक है। लग्नेश मंगल का प्रमुख व्यसन स्थान अष्टम का स्वामी होना मनुष्य को व्यसनी भी बना देता है। और राहु जाति अंतर तथा जातिहीनता का द्योतक है, ऐसा चिंतामणि सर्वार चिंतामणि में भी लिखा हुआ है। राहु ध्वजाभ्यामथ जातिहीन, अर्थात राहु तथा केतु जातिहीन है। विशेषतया मंगल अष्टम का स्वामी होना मनुष्य को व्यसनी बना देता है। यदि राहु केतु का संबंध मंगल के साथ हुआ तो उसका खान पान व्यसन युक्त हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये मंगल के लिए मेष लग्न से हमें ये आइडिया लिया। अब आगे आगे हम एक एक टॉपिक समझेंगे। मंगल जैसे मेष है तो यहाँ पंचम भाव से उसकी मित्रता होगी, नवम भाव से भी मित्रता होगी, ठीक है, लेकिन छठे भाव से शत्रुता होगी। अब हम वृष लग्न के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट को समझना ज्योतिष में बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने मुझे पूछा, एक वो थे ना वो अपूर्व, उन्होंने कहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये स्टार्ट पॉइंट है जिसके माध्यम से हम ज्योतिष को अच्छे से जान सकेंगे। आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे। ये नींव है। मान लो वृष लग्न है किसी का, अब हम यहाँ लिखेंगे नहीं, टाइम नहीं नष्ट करेंगे। तो वृष लग्न वाले
ये हो गए पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व के बाद पृथ्वी तत्व आता है। इस लग्न वाले बहुधा शरीर से सुंदर होते हैं। वृष राशि हो, वृष लग्न हो, तो ज्यादातर लोग सुंदर होते हैं, क्योंकि शुक्र सुंदर ग्रह है। लेकिन हमेशा सुंदर नहीं होंगे। शुक्र पर ग्रह कौन से बैठे हैं वो देखना होगा। अब देखा जाए तो शुक्र सुंदर है, लिहाजा व्यक्ति भी सुंदर होगा। और शुक्र क्या है, विलास प्रिय है, भोग प्रिय है। और गैर हिंदू जातियों से ऐसे लोग बहुत मिलजुल करके रहते हैं, वृष लग्न वाले, वृष राशि वाले। क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि अन्यता द्योतक छठे भाव में पड़ती है, इसे हम समझेंगे। जब यहाँ वृष लग्न होगा तो यहाँ तुला लग्न हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला आ जाएगा ना। तो ये क्या है, शत्रु भाव है। तो दूसरी राशि अन्यता द्योतक है, छठे भाव में पड़ती है। ऐसे में मनुष्यों को चोट लगने का डर भी रहता है, क्योंकि छठा भाव चोट का है। विशेषतया जबकि गुरु अष्टमेश बन जाएगा, यहाँ वृष लग्न वालों का गुरु अष्टमेश बन जाएगा। खूब ध्यान से समझ लेना। और मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर हो, मंगल का प्रभाव भी शुक्र पर हो, गुरु अष्टमेश हो जाएगा, मंगल सप्तमेश हो जाएगा और द्वादशेश हो जाएगा, 12वें घर का स्वामी। ऐसे में मनुष्य बहुत ही विलास प्रिय हो जाते हैं। फिर भी जब कार्य करने पर ऐसे उतारू होते हैं तो बैल की तरह खूब परिश्रम करते हैं। इसलिए वृष राशि जो आकृति बैल की तरह बताई गई है, मेष राशि भेड़ की तरह आकृति बताई गई है। देखा होगा मेढ़ा। अब हम आ जाते हैं मिथुन राशि पर। तो वृष राशि वालों का भी मैत्री संबंध पंचम नवम से रहेगा। वृष और यहाँ क्या आ जाएगा, कन्या। बुध और शुक्र मित्र हो गए, और शनि भी यहाँ आ जाएंगे, शनि का राशि यहाँ आ जाएगी तो मित्र हो गए। तो कारकत्व पर भी ये चर्चा आगे रहेगी। हम राशि का परिचय बताते हैं कि ऐसे होते हैं। मिथुन लग्न किसी का यदि है तो इसका स्वामी बुध है। अगर बुध बहुत निर्बल ना हो जन्म कुंडली में मिथुन लग्न वालों का, तो बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं। अगर मिथुन लग्न है और बुध कमजोर ना हुआ, क्योंकि लग्नेश हो जाएगा, तो बहुत तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं मिथुन लग्न वाले। और बुध, सूर्य, शनि, राहु, ये डिस्टेंस पृथकता जनक ग्रहों के प्रभाव में अगर है तो सूर्य, शनि, राहु ये डिस्टेंस देते हैं, अलगाव। तो अगर उनके संबंध में ना हो, संपर्क में ना हो, तो ऐसा मनुष्य अपनी जन्मभूमि या जन्म स्थान से दूर रहता है, अगर उनके डिस्टेंस के साथ में है तो। बुध अगर सूर्य, शनि, राहु के साथ में है तो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से दूर रहता है, क्योंकि जन्म है और यह भूमि है। बुध 2 जगहों के स्वामी हो गए। मिथुन यहाँ होगा तो कन्या यहाँ हो जाएगा। तो मिथुन लग्न वाले ज्यादातर अपने जन्मभूमि से दूर रहते हैं। अगर चंद्र पर भी ये प्रभाव हुआ, दूरी वाला चंद्रमा पर भी प्रभाव हुआ, चंद्र राशि हुई मिथुन, तो माँ का सुख बहुत कम प्राप्त हो पाता है। राज्य कर्मचारी का इस प्रभाव प्रकार से प्रभावित बुध पर बहुत कार्य स्थान पड़ता है अचानक, इसलिए यह व्यक्ति राज्य कर्मचारी बनने की ओर रखता है, बन सकता है। लेकिन अधिकतर ट्रांसफर वगैरह होती रहती है। अगर बुध और चंद्रमा का संबंध
चतुर्थ भाव से हो जाए, मिथुन राशि वालों का बुध और चंद्रमा का संबंध चतुर्थ भाव से हो जाए और पाप का कोई प्रभाव ना हो पाप ग्रह का, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है। बुध और चंद्रमा वाणी कुशल हो गए। इस लग्न वालों के बुध और चंद्रमा अगर पाप युक्त हैं अथवा पाप दृष्ट हैं मिथुन लग्न वालों को, तो शुक्र भी अगर पाप ग्रसित हो जाए तो व्यक्ति को पागल हो जाने का डर रहता है, क्योंकि पागलपन के अंतर्गत आने वाले सभी अंग लग्न चतुर्थ, लग्न चतुर्थ और चंद्रमा द्वितीय, ठीक, निर्बल हो जाते हैं तो स्थिति कंडीशन खराब जाती है। चतुर्थ भाव पंचमेश शुक्र चंद्र और बुध अगर तीनों की स्थिति कमजोर हो गई तो ऐसे लग्न वाले पागल होने का डर बना रहता है। अगर इन लग्न वालों के लग्न बुध पर, तो मिथुन लग्न है तो बुध स्वामी हो गया, उस पर मंगल आदि पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए, बुध कहीं भी बैठा और मंगल की दृष्टि बन जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि मामा का कारक बुध है और माता के भाइयों यानी छठे स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, छठे स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, 6 ये है तो 8वां ये है। बनाकर बताऊं ये समझ गए हो? समझ गए। दोनों ही प्रबल रूप से पीड़ित होंगे अगर मंगल की दृष्टि पड़ गई तो। मामा और माता, मामा माता के भाव से, ये माँ का घर है तो छठा भाव मामा हो गया ना। फल क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के मामा यानी माँ के भाई कम होंगे, उनके द्वारा सद्व्यवहार का सुख अच्छा नहीं होगा मिथुन लग्न वालों के लिए। मंगल चोट स्थान का स्वामी होगा क्योंकि वृश्चिक 3 9 8 वृश्चिक यहाँ आ जाएगा, तो मंगल बुध लग्न वालों के लिए मिथुन लग्न वालों के लिए हानिकर हो जाएगा। इसको समझो, जबरदस्ती नहीं समझ में आती है तो समझो। मंगल स्वयं भी क्या है? हिंसात्मक ग्रह है, इसलिए छत स्वामी होता है, इंजरी आदि का कारक है। फिर मंगल भावात भावम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार छठे से छठे एकादश भाव के स्वामी भी होंगे। जब मिथुन यहाँ होगा लगन, तो यहाँ मेष हो जाएगा और वृश्चिक यहाँ हो जाएगा, तो छठे से छठा 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार छठे से छठा नुकसानदायक होता है, हानिकर होता है। मंगल में अतिशय क्रूरता पाई जाती है। अगर मंगल लग्न में बैठ जाए मिथुन लग्न वालों के लिए और चतुर्थ भाव तथा चंद्रमा पर दृष्टि डाल दे, मंगल चतुर्थ भाव पर या चंद्रमा पर दृष्टि डाल दे, तो मनुष्य को हिंसा प्रिय, क्रूर, डाकू आदि बना देता है। कई कुंडलियां ऐसी देखी गई हैं, इतना गहरा ज्योतिष है। मंगल का मिथुन लग्न में स्थित होना सिर में चोट लगने का योग बना देता है। अगर मंगल मिथुन लग्न में बैठा है तो छठे भाव का स्वामी होने के कारण चोट इत्यादि दे देगा। तो मिथुन लग्न के बारे में ये बात रही। हम इस तरह से कर्क लग्न पर चलते हैं, जान लेते हैं लग्न के द्वारा प्रभाव। अब लग्न बना देते हैं, ठीक, ये हो गया कर्क लग्न। इससे समझ में आगे कारकत्व पर भी चर्चा करेंगे। इस लग्न का स्वामी कौन है?
चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? माता का स्वरूप है, माता का प्रतिबिंब है। इस लग्न वाले थोड़े सरल स्वभाव के होते हैं, मृदु स्वभाव के होते हैं और सबके हितैषी होते हैं। सबके हितैषी अर्थात शत्रुहीन, सत्य प्रिय होते हैं। खराबी ना हो तो इनमें छल का अंश भी नहीं होता है। ऐसे मनुष्य, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी है, तीव्र चलता है, तो ऐसे मनुष्य थोड़े जल्दबाज होते हैं, चंद्र लग्न वाले, और बेचैन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है। ऐसे व्यक्ति अपने निश्चयों में परिवर्तन करते रहते हैं, अदृढ़ होते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी कलाओं से परिवर्तनशील है। चंद्रमा 1 महीने में पूरे नक्षत्रों का राउंड कर लेता है, वहीं पर सूर्य 1 साल में कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा जिस भाव में स्थित होगा, कर्क लग्न वालों का चंद्रमा जिस भाव में स्थित होगा, उस भाव से संबंधित विषयों से उनका विशेष प्रेम, इमोशनली अटैचमेंट होता है। जैसे अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब है। चंद्रमा यहां बैठ गए तो ये कुटुंब भाव से बहुत अटैच रहेंगे, और अगर ये तीसरे भर घर में बैठ जाएं तो भाई और मित्रों से ज्यादा अटैच रहेंगे। चौथे घर बैठ जाएं तो मां से, ऐसे अटैचमेंट इनकी होती है। तो धन और कुटुंब से इनका बड़ा लगाव होगा कर्क लग्न वालों का। ऐसे ही पूरे घरों से तुम्हें अंदाजा लगा लेना, तृतीय में भाइयों से, चतुर्थ में हो तो देश, जनता, माता, सर्वसाधारण से ऐसा व्यक्ति बहुत मिलता है, क्योंकि सर्वसाधारण, जनता, माता इत्यादि का घर चौथा है। पांचवें में हो तो विद्या, बच्चों से, अगर छठे भाव में है तो निम्न वर्गों से, गैर हिंदू लोगों से। कर्क लग्न का स्वामी अगर छठे घर में बैठा है तो चंद्रमा, तो निम्न वर्गों से, यहां पर बैठा हुआ निम्न वर्गीय हो जाता है, गैर हिंदू लोगों से ज्यादा अटैच रहता है। और सातवें में हो तो व्यापार और पत्नी से, यहां पर हो तो व्यापार और पत्नी से। भागीदार, सातवां घर भागीदार है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? नहीं नहीं, पार्टनर, भागीदार। और अष्टम भाव में हो जाए चंद्रमा, लग्नेश है तो खतरों के कामों से, व्यसनों से, आठवां घर व्यसन भी है। नवम भाव में हो जाए तो धर्म से, ऊंचे विचारों से, दूर दूर की यात्राओं से, और दसम में हो जाए तो शुभ कर्मों से, राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से इनका मेल होता है। हर लगने से समझना, कोई भी लगने से। हाँ, एकादश भाव में हो जाए तो मनोवांछित आदर्श, और 12वें घर में हो जाए तो खर्चा ही करने में, पढ़ने से, आंखों के प्रयोग से प्रेम हो जाता, पढ़ते रहते। ये हो गया चंद्रमा का कर्क लग्न के ऊपर प्रभाव। सिंह लग्न वाले हम बना करके बताते हैं, टाइम बिगाड़ने में ज्यादा लगता है, समय नष्ट ना हो इसलिए, लेकिन समझना कठिन हो जाएगा, ऐसे समझना आसान हो जाता है। हर घर को, मान लो सिंह लग्न है,
तो सिंह लग्न का स्वामी कौन हो गया? सूर्य, है ना? ये मौखिक ज्योतिष भौतिक विषयों को बताने में सरल प्रक्रिया आगे चल कर के तुम्हारे लिए बन जाएगा। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य हो गया। सूर्य क्या है? ऐसे जातक सूर्य के स्वभाव वाले होते हैं, अधिकांश गुण उसमें सूर्य के आ जाते हैं। सूर्य का स्वभाव क्या है? बलवान, साहस, वीरता, रूलिंग पावर, मतलब शासन शक्ति, इनको प्राप्त करने वाले, हृदय से बलवान, मतलब उनका दिल बड़ा होता है कि ये आत्मा बल होता है। सूर्य लग्न में अगर है और सूर्य कहीं बैठा है, उस पर बुरे ग्रहों का असर नहीं है, तो ऐसे लोग बड़े विल पावर वाले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उदार और सात्विक प्रकृति के होते हैं। अगर सूर्य निर्बल हुआ तो क्या होगा? पाप युक्त या पाप दृष्ट हुआ सूर्य तो क्या होगा? तो ये अपमानित होते हैं, आंखों के रोगी होते हैं, हृदय और पेट के रोगों से ग्रस्त और राज्य के विरोधी होते हैं। यही विपरीत हो जाए, नीच का सूर्य हो जाए तो। अगर सूर्य अच्छा है, अब सूर्य कहाँ कहाँ अच्छा होगा? सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं उनके साथ बैठ करके अच्छा हो जाएगा। सूर्य के शत्रु ग्रह शनि हैं जैसे, शुक्र हैं जैसे, तो फिर उल्टा हो जाएगा। स्थान बली अगर गुरुजी सूर्य होता है पाप ग्रह दृष्टि तो प्रभाव तो भी अच्छा रहता है। पाप ग्रह पड़ते हैं तो उसमें उस स्थान बल के कारण वो अपनी कुर्सी जमाए रखते हैं, लेकिन आसपास के विरोधी बहुत होते हैं। कुछ समझ में आया? ये हो गया सिंह लग्न। इसको हम बोलेंगे लग्न के अनुसार स्वभाव प्रभाव, और हर लग्न से छठे भाव से शत्रुता रहती है। 12वें, छठे, 8वें वालों का प्रभाव खराब रहेगा। यह भी। अब कन्या लग्न पे आ जाते हैं। ये लग्न कन्या, तुम्हारे यहाँ किसकी कन्या लग्न है? किसी की नहीं है। अब उनका स्वभाव पता लग जाएगा ना तुमको। कन्या लग्न का स्वामी कौन है? बुध है। अब बुध अगर अच्छा है तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन बुध पर अगर शुभ ग्रह नहीं पड़े तो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं रह गया। अशुभ ग्रह हो गए तो शारीरिक त्रुटियां भी आ जाएंगी। यहाँ मूल हो गया बुध, हीरो बन गया बुध। बुध बलवान है तो लग्न से उत्पन्न, बुध के लग्न में उत्पन्न कन्या राशि वाला बहुत बुद्धिमान होगा, मान्यवर होगा, लावण्य, रूप लावण्य वाला होगा। बुध का दूरबा नई नई निकलती है, देखा होगा तुमने तो बढ़िया कांति युक्त होता है दूरबा। तो हरी से ज्यादा, जब हरी से कम होती हो तलवार की तरह। तो सुंदर आकृति, स्फूर्तिवान, ऊर्जावान, गाने बजाने के प्रेमी होते हैं कन्या लग्न वाले। लेकिन बुध निर्बल हो तो पेट के रोग परेशान करेंगे। बुध त्वचा के बारे में मैंने बताया था, अंतड़ियों के रोग दे देंगे निर्बल हो तो, चमड़ी के रोग दे देंगे, बचपन में कष्ट उठाने वाले और अपमानित होने वाले हो जाते हैं यदि बुध निर्बल हो जाए तो। निर्बल की अवस्था क्या है भाई? शत्रु ग्रह बैठ जाए, 8वें, छठे, 12वें चले जाएं, या बुध की स्थिति डिग्रियों पे कमजोर हो जाए तो। किसी की भी कुंडली से ऐसे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम तुला लग्न ले लेते हैं। इस लग्न पे
विचार कर लेते हैं। कारक कारकत्व की चर्चा लग्नानुसार आगे पुनः करेंगे। अगर ये तुमने पूरी तरह समझ लिया तो समझना कि तुम ज्योतिषी पक्के बन गए। लगन से भी ग्रह का भी स्वभाव पता चल जाता है ना। अगर ये समझ लिया तो समझो तुमने ज्योतिष को समझ लिया। अब तुला लग्न वाले, इसमें कई लोग परिचित हैं हमारे, ठीक है। इनका स्वभाव देखो कैसा होगा। बाद में एक एक ग्रह पर यहाँ यहाँ के स्वामियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लग्न का स्वभाव तो जान लो। ये तुला लग्न स्वामी शुक्र है। यहाँ के और यहाँ के स्वामी शुक्र हो गए 8वें, और लग्न के स्वामी शुक्र हो गए। शनि ग्रह जो निसर्गता पापी है, निसर्गता नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक। शनि से इनकी मित्रता है, इसलिए शनि इनके लिए बड़ा शुभ हो जाता है, तुला लग्न वालों के लिए। इस लग्न वाले व्यक्ति सुंदर होते हैं, विलास प्रिय होते हैं, भोगी प्रकृति के होते हैं, व्यसन प्रिय होते हैं। व्यसन जरूर नहीं कोई नशा ही करे, सोने का व्यसन हो गया, खाने का व्यसन हो गया, बाजारू चीजें खाने का व्यसन हो गया, कोई भी व्यसन, घूमने का व्यसन हो गया, आलस्य का व्यसन हो गया। यदि शुक्र बलवान नहीं है, यदि शुक्र बलवान है, बुध और बृहस्पति से प्रभावित है शुक्र, तो इस लग्न के व्यक्ति बहुत सत्य प्रिय और धार्मिक होंगे, बहुत आयु प्राप्त करते हैं। लेकिन शुक्र पाप प्रभाव में हो तो अल्पायु होते हैं। शुक्र यदि पाप प्रभाव में हो गया तो अल्पायु हो गया। इस लग्न वालों को के लग्नेश तथा अष्टमेश शुक्र पर पड़ने वाला प्रभाव मृत्यु के कारणों को बताएगा। भाई जो अष्टमेश शुक्र है, शुक्र पर पड़ने वाले पाप प्रभाव के द्वारा मृत्यु के कारणों का पता चल जाता है, किस कारण से उनकी मृत्यु होगी। और मृत्यु जब भी होती है कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो शुक्र पर यदि मंगल और गुरु के प्रभाव हैं, इन लग्न वालों के, मंगल सप्तमेश हो गया, द्वितीयेश हो गया, द्वितीयेश भी मारक है, सप्तमेश भी मारक है, गुरु षष्ठेश हो गया, ठीक है, और तृतीयेश हो गया, ये भी मारक है, ये रोग है, ये मारक है। तो मंगल और गुरु इनके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि सप्तमेश और द्वितीयेश मंगल। चोट आने से, गोली लगने से प्रायः तुला लग्न वालों की मृत्यु का भय रहता है। समझ लग गई? ये तुला लग्न वालों की कंडीशन मैंने बताई, और जो कि शास्त्र विहित है। इसलिए तुला लग्न के बाद कौन सी लग्न आती है? अब वृश्चिक लग्न वालों के लिए कौन से नुकसान ग्रह होंगे वो देखना है। मंगल हो गया स्वामी, ये लग्न वाले भी मंगल से युक्त
इनका स्वामी मंगल है। एक छठे भाव का स्वामी है उग्र, और लग्न का स्वामी मंगल। वृश्चिक राशि वाले उग्र स्वभाव के होते हैं, वृश्चिक लग्न वाले भी उग्र स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, गुस्सा युक्त, बहुत कामकाज करने में शौकीन, कर्मठ होते हैं, जिद्दी, हठी, चोरी से व्यापार करने वाले, अंडरवर्ल्ड के काम करने में मतलब अपने आप को मजबूत समझते हैं। पुलिस और मिलिट्री वालों के ज्यादातर मित्र होते हैं। इस लग्न वालों का मंगल और शनि मिलकर जिस भाव जिस स्वामी तथा कारक को देखे, उन व्यक्तियों से उनका कड़ा विरोध होता है। जैसे यहाँ का स्वामी शनि, यहाँ का स्वामी शनि, तो मंगल शनि इकट्ठे होकर पिता घर में बैठ गए, राजनीति पर बैठ गए, तो राजनेताओं से, पिता से बड़ा विरोध होगा। इसी तरह ये मंगल और शनि यहाँ बैठ गए तो पत्नी से विरोध होगा, मंगल और शनि छठे बैठ गए तो शत्रुओं से विरोध होगा। इनका विरोध होता है। वृश्चिक लग्न वालों का स्वभाव होता है। शॉर्ट में मारक बुध बन जाता है, बृहस्पति बन जाता है और शुक्र बन जाता है। कारक चंद्रमा बन जाता है, बृहस्पति बन जाता है। ऐसे ही तुम्हें देखना है। तो वृश्चिक हो गई, और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? धनु पे। अब धनु लग्न पर एक चर्चा हो जाती है शॉर्ट में, इसका विस्तार फिर आगे पृष्ठ में आगे उस पर करेंगे। हम आ गए धनु लग्न। धनेश शनि हो गए, पराक्रमेश शनि हो गए, मारक चंद्रमा हो गए, बुध हो गए, शनि हो गए। ठीक, अब देखो इन लग्न वालों की मनोवृत्ति अच्छी बताई जाती है, क्योंकि स्वामी है गुरु, चौथे घर के स्वामी भी सुखेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। ये परोपकारी होते हैं, जनता से लगभग संपर्क रखने वाले होते हैं, सर्वसाधारण से संपर्क रखने वाले होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, और इनके अंदर धैर्य होता है, स्टेबिलिटी होती, पेशेंस होता है। और सज्जन पुरुष इनको कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन गुरु अगर पाप युक्त हो गया या पाप दृष्ट हो गया तो पेट, जिगर इत्यादि में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ जो सूत्र नोट किए हैं उन पर चलते हैं। जिगर, तिल्ली और हिप्स में चोट से इनको कष्ट होता है। और अगर बुरा हो गया बृहस्पति तो जनता के क्रोध के भागी बन जाते हैं, क्योंकि जनता का प्रभुत्व इनके ऊपर ज्यादा रहता है। अब आ गई बात किसकी? मकर की। तो मकर की भी बना ही देते हैं, देख देते हैं। अब तुम्हें कारकत्व का थोड़ा बहुत बोध हुआ होगा, मारकत्व, कारकत्व। टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? चलो मकर लग्न के बारे में वैसे बता, फिर मीन के बारे में बना देंगे। मकर लग्न वाले जो होते हैं ये थोड़ा क्षुद्र विचारों वाले होते हैं। इनकी वाणी मकर लग्न वालों की कर्कश होती है। ये थोड़ा विलंब से उन्नति प्राप्त करते हैं, विकास प्राप्त करते हैं। और शनि अगर बलवान है
तो इनकी लंबी आयु होती है। और ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोगों से लगाव ज़्यादा रखते हैं, दूसरी जाति वालों के साथ लगाव ज़्यादा रखते हैं। इनको ज़मीन से फ़ायदा होता है। मकर, मेष, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होता है। शॉर्ट में ये हो गया मकर का। अब कई लोग समझेंगे कि मकर का तो थोड़े में बताया, लेकिन दूसरी राशि जो है मकर की वो कुंभ है, दोनों के स्वामी शनि है, इसलिए शॉर्ट में बताया। अब इसी को कुंभ लग्न ले लेते हैं। कुंभ लग्न, अब देखना है यहां पर सूर्य मार्केश बन गए, बुध भी मार्केश बन गए, मंगल भी कारक और मारक दोनों हो जाते हैं। अब देखो ये लग्न वाले क्या होते हैं, खर्चीले स्वभाव के बताया गया है, क्षुद्र स्वभाव वाले, स्वार्थ प्रिय बताया गया इस लग्नी को, नीच वर्ग, छोटे स्तर वालों से प्रेम ज्यादा करते हैं। ऐसा कब होगा, जब शनि शुभ प्रभाव से हीन हो तब। लेकिन अगर शनि शुभ प्रभाव बृहस्पति आदि से दृष्ट है, शुक्र इत्यादि से युक्त है, तो शुभता से युक्त होगा। अगर शनि पर गुरु आदि का प्रभाव है तो बड़ी संपत्ति और भूमि वाले होते हैं, दीर्घायु, धनी और सम्मानित होते हैं। इस लग्न वालों को गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि गुरु धन और आय दो जगहों के स्वामी हैं। अगर गुरु बढ़िया हुआ तो धन संपत्ति से युक्त रहते हैं, और गुरु का प्रभाव शनि पर हुआ तो इसलिए इस लग्न वालों के गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु दो विशिष्ट भावों सेकंड एंड 11th लाभ और धन का स्वामी है, स्वयं भी धन कारक है। इस लग्न वालों की कुंडली में गुरु यदि किसी भाव या उसके स्वामी को देखें तो उसको 4 चांद अवश्य लगा देते हैं। ये बात मैंने परसों वाले उसमें टॉपिक में बताया था कि जिसको देख देंगे उसको 4 चांद जरूर लगा देंगे। जो भी इनके संपर्क में आएगा वो कुंभ लग्न वालों के गुरु से जो संबंध में आएगा वो तर जाएगा, और ऐसा यहाँ शास्त्र लिखित है। तो जैसे चतुर्थ भाव और उसके स्वामी शुक्र को देखें तो व्यक्ति के पास बहुत भूमि, बढ़िया मोटर कार, अन्य सुख की सामग्री होगी। इस दृष्टिकोण से ये लग्न प्रायः सब लग्नों से उत्तम है। इस दृष्टिकोण से इस लग्न वालों का लग्नेश शनि तथा तृतीयेश मंगल होता है। लग्नेश शनि, तृतीयेश मंगल होता है, और दोनों क्रूर ग्रह हैं, और दोनों ही जातक के क्रियात्मक क्रियाशैली को बताते हैं। यदि शनि और मंगल का किसी एक अथवा दो विशेष प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रहों पर दृष्टि अथवा युति द्वारा प्रभाव पड़ जाए तो प्रभावित व्यक्ति से कुंभ लग्न वाले व्यक्ति की बहुत शत्रुता हो जाती है, हो ही जाती है। मंगल शनि, और कई बार तो कुंभ लग्न वाला प्रभावित व्यक्ति के प्राण तक लेने के लिए उतारू हो जाता है। समझ नहीं पा रहे हो? लग्नेश शनि और तृतीयेश मंगल, ये दोनों मिलकर के जहां बैठेंगे उस पर क्रुद्ध हुए तो उसके प्राण भी ले लें। पंचम बैठे तो पुत्र के, सप्तम बैठे तो, ये दोनों मिलकर के एक साथ। जब लड़के तथा लड़की कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो लड़के की कुंडली में शनि और मंगल
सप्तम भाव और शुक्र अथवा सप्तमेश और शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हो तो ऐसे वर को बहुत सोच समझकर स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि कुंभ लग्न वाले मनुष्य के शनि तथा मंगल जानबूझकर उल्टा काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। कितना स्पष्ट कहा है। यदि इनका प्रभाव पंचम तथा पंचमेश पर हो तो मनुष्य संतान निरोध के उपाय करता है। पंचम और पंचमेश संतान निरोध, जैसे बच्चों को जन्म से ही कृत्रिम वो जो भ्रूण हत्या इत्यादि। यदि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अष्टम और अष्टमेश पर हो तो जानबूझकर मरता है, यानी आत्मघात करता है, आत्महत्या करता है। इस तरह से विचार करना इस लग्न के लिए बहुत बड़ा एक विस्तार दे दिया है। ग्रंथकार ने बहुत बड़ा विस्तार दे दिया। अब हम रह गई एक लग्न मीन। तो उसको भी विस्तृत करके देख लेते हैं। मीन लग्न का नंबर क्या है? 12। मछली की आकृति। इनका स्वामी बृहस्पति है, चतुर्थेश है और लग्नेश है बृहस्पति। धनी, मानी, इज्जतदार व्यक्ति, यशस्वी व्यक्ति, अच्छे कर्म करने वाला, क्योंकि कर्मेश है और लग्नेश है, मुंह से निकल गया चतुर्थेश गलती से। धार्मिक प्रवृत्ति क्योंकि कर्मेश भी है। राज्य से मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। यदि गुरु इनका पापी हो गया तो दो चीजें खराब कर देगा, कर्म और लग्न। राज्य की ओर से अपमानित हो जाएगा अगर पापी हो गए गुरु तो। राज्य विरोधी होता है और व्यक्ति उसके पांव में चोट इत्यादि, रोग इत्यादि होने का डर होता है और पेट में भी इसके कष्ट रह सकता है। लग्न पर विचार जरूर करना। तो चंद्र लग्न तथा सूर्य लग्न को कभी भूलना नहीं। जैसे लग्न सब भावों में सर्वोत्तम है, वैसे धन, मान, आयु, पदवी, स्वास्थ्य, सुख सब कुछ देता है। इसी प्रकार चंद्र लग्न तथा सूर्य लग्न भी देते हैं। यही कारण है कि लग्नाधि योग की भांति सूर्याधि योग को भी देखना चाहिए। चंद्र लग्न, लग्न और सूर्य लग्न, अगर यहाँ तीनों में कोई लग्नाधि योग बनता है तो व्यक्ति राजा की तरह होता है, धनदायक योग बन जाते हैं। अधियोग तब बनता है जब शुभ ग्रह लग्न से अथवा चंद्र लग्न से अथवा सूर्य लग्न से छठे, सातवें, आठवें स्थान में बैठे हों तो यह योग इसलिए शुभ धनदायक माना गया है। जब ग्रह उक्त स्थिति में होंगे तो छठे स्थान में बैठा हुआ ग्रह 12वें घर को मजबूत करेगा, 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह द्वितीय स्थान को और सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह लग्न को मजबूत करता हुआ है। ठीक अगल बगल में जो ग्रह बैठे होंगे मजबूत करते हैं। इस तरह से चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली, इन लग्नों को मजबूत जरूर देखना चाहिए। अगर किसी भाव के किनारे किनारे पाप ग्रह बैठे हों तो कर्तरी योग बन जाता है और पुण्य ग्रह बैठे हों तो शुभ कर्तरी योग बन जाता है। इन सब का विचार अवश्य में कर लेना चाहिए। तो आज यहाँ पर जो 12 लग्नों के बारे में हमने बताया वो शास्त्र अनुकूल, शास्त्र से युक्त चर्चा थी। और फिर हम कल चर्चा जो करेंगे वो और विशिष्ट रूप से
अच्छी चर्चा होगी, ज्योतिषीय चर्चा।